नमस्कार साथियों, मैं बजरंग कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल IT एक्सपर्ट में। साथियों, हमारी डेली करंट अफेयर से संबंधित आज की महत्वपूर्ण क्लास में हम पढ़ने वाले हैं 5 अक्टूबर 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चनों के बारे में। तो साथियों, मैंने इस वीडियो के अंदर वही प्रश्न जोड़े हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो साथियों, अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। वहां से आप इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और साथ ही अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे यूट्यूब चैनल IT एक्सपर्ट को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों को भी मेरे साथ जोड़ें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की महत्वपूर्ण क्लास, जिसमें हम पढ़ेंगे 10 नए क्वेश्चन जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आज के इस वीडियो के शुरुआती भाग में हम पढ़ने वाले हैं नोबेल पुरस्कार 2023 से संबंधित टॉपिक के बारे में। तो साथियों, आज का हमारा टॉपिक आने वाली प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि पुरस्कार से संबंधित परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो नोबेल पुरस्कार 2023 में थोड़ा सा जानकारी हासिल करते हैं और हाल ही में विभिन्न क्षेत्रों में या क्षेत्रों से संबंधित नोबेल पुरस्कार जो कि 2 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक वितरण किया जा रहा है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो साथियों, नोबेल पुरस्कार दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है जो एक एकेडमी या वैज्ञानिक या सांस्कृतिक प्रगति के क्षेत्र में असाधारण उपलब्धियां हासिल करने वालों को दिया जाता है। तो साथियों, हम सबसे पहले बात करते हैं नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा या किसके नाम पर स्थापित किया गया है। तो हमारा आज का पहला पॉइंट है, डायनामाइट के आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल के वसीयतनामे के अनुसार यह स्थापित किया गया है। अब साथियों, हम इससे बात करते हैं कि इस पुरस्कार की शुरुआत कब और कहां हुई। तो सबसे पहले या पहली बार वर्ष 1901 में इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। तो ये भी ध्यान रखने योग्य बातें हैं, पूछ लिया जाता है। अब हम बात करते हैं नोबेल पुरस्कार कितनी श्रेणी में दिया जाता है। तो नोबेल पुरस्कारों को 6 श्रेणी में दिया जाता है। पहले श्रेणी की हम बात करें तो यह पुरस्कार रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा पहला भौतिकी क्षेत्र में और दूसरा रसायन के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है, और इसी संस्था के द्वारा यह अर्थशास्त्र क्षेत्र में भी दिया जाता है। अब हम बात करते हैं हमारे तीसरे श्रेणी में। तो कैरोलिया का इंस्टीट्यूट की नोबेल असेंबली के द्वारा चिकित्सा के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। जब हम बात करते हैं हमारी चौथी श्रेणी, तो साहित्य के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार को दिया जाता है। पांचवी श्रेणी की बात करें तो शांति के क्षेत्र में, और छठी हमारी श्रेणी है अर्थशास्त्र के श्रेणी में, और यह अर्थशास्त्र से संबंधित क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। तो ये चीजें नोबेल पुरस्कार से मुख्य भाग, शुरुआती भाग है। अब हम बात करते हैं दोस्तों नोबेल पुरस्कार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। नोबेल पुरस्कार समारोह का आयोजन हर साल के अंत में स्टॉकहोम स्वीडन में किया जाता है, और केवल शांति पुरस्कार को छोड़कर, क्योंकि यह हर साल ओस्लो नॉर्वे में दिया जाता है। दोस्तों, जो हमारी 5 श्रेणी है उनको पुरस्कार स्टॉकहोम स्वीडन में दिया जाता है, और शांति पुरस्कार को छोड़कर यह शांति पुरस्कार ओस्लो नॉर्वे में दिया जाता है। जब हम बात करते हैं, प्रत्येक नोबेल पुरस्कार विजेता को एक स्वर्ण पदक, एक डिप्लोमा और एक मौद्रिक पुरस्कार राशि दी जाती है, और उसी राशि के साथ अलग अलग देशों के अनुसार यह राशि लगभग बहुत ज्यादा होती है। जैसे स्वीडन में $1 करोड़ के आसपास होती है। सन 1901 से 2022 तक कुल 615 महान लोगों को नोबेल पुरस्कार दिए जा चुके हैं। तो ये भी आप महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो याद रखें। आज तक कुल 989 व्यक्तियों और संगठनों को यह नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। जब हम बात करें महान व्यक्ति 989 में, तो महान व्यक्ति 615, और बात करें वर्ष 2022 तक कुल
615 में से 61 महिलाओं को यह पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। अब हम करेंगे भारत की बात। तो भारत से संबंधित जो क्षेत्र हैं उनके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले आप ये 3 चीजें याद रखिए। 1901 से 2022 तक 615 लोगों को, जिनमें से 61 महिलाओं को यह पुरस्कार दिया जा चुका है। अब हम बात करते हैं भारत की महान हस्तियों को मिले नोबेल पुरस्कार के बारे में। तो सन 1901 से वर्ष 2022 तक कुल 9 भारतीय लोगों को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, जो कि निम्न है। हम पढ़ेंगे शुरुआत से लेकर आज तक जितने भी पुरस्कार मिले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, साहित्य के क्षेत्र या साहित्य के क्षेत्र में रविंद्रनाथ टैगोर को वर्ष 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हम दूसरे की बात करें तो भौतिक विज्ञान के लिए सीवी रमन को वर्ष 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तीसरे हम बात करते हैं तो मेडिसिन या चिकित्सा के क्षेत्र में हरगोविंद खुराना को वर्ष 1968 में यह नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। अब हम बात करते हैं हमारे चौथे नोबेल पुरस्कार को। तो शांति के लिए मदर टेरेसा को वर्ष 1979 में यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और यह भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, प्रथम भारतीय महिला कौन है जिसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? तो यह मदर टेरेसा यहाँ पे क्वेश्चन आएगा। भौतिक विज्ञान के लिए दूसरा या भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में दूसरा पुरस्कार सुब्रमण्य चंद्रशेखर को सन 1983 में दिया गया था। छठी हम बात करें अर्थशास्त्र के लिए अमर्त्य सेन को वर्ष 1998 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब हम बात करते हैं हमारे 7वें नोबेल पुरस्कार के। तो रसायन विज्ञान के लिए वेक्टरमैन को वर्ष 2009 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब हम बात करते हैं हमारे 8वें शांति के लिए कैलाश सत्यार्थी को सन 2014 में यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और 9वां और अंतिम भारतीय अर्थशास्त्र के क्षेत्र में हाल ही पिछली बार अभिजीत बनर्जी को वर्ष 2019 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो साथियों, ये तो थी हमारी नोबेल पुरस्कार से संबंधित कुछ सामान्य जानकारियां। साथियों, इनमें बहुत बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। अब हम बात करते हैं हमारे 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जिनमें से हमारा आज का पहला प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो हाल ही में वर्ष 2023 में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार से निम्न में से किसे सम्मानित नहीं किया गया है? तो बता दूं आपको साथियों, 3 अक्टूबर 2023 को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के जो व्यक्ति चुने गए हैं उनका नाम जारी किया गया था। तो मैं बता दूं, ऑप्शन ए एनी एल हुइलियर, ऑप्शन बी पियर एगोस्टिन और ऑप्शन सी फ्रैंक क्रॉसेस। इन तीनों को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो इसका किसे सम्मानित नहीं किया गया है, ये हमारा क्वेश्चन था। तो इसका डी आंसर हो जाएगा। मैं आपको बता दूं दोस्तों, हाल ही में वर्ष 2023 की भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के लिए 3 वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से शामिल किया गया है, जिनमें पहले यूएसए के पियर एगोस्टिन, दूसरे जर्मनी के फ्रैंक क्रूजा और तीसरे स्वीडन के महान वैज्ञानिक एल हुइलियर को चुना है। जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, इस साल तीनों वैज्ञानिकों को इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश के एंटोसेकेंड पल्स उत्पन्न करने या प्रेक्षण विधि को खोजने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे प्रश्न के बारे में। तो हाल ही में भारत की पारुल चौधरी ने एशियन गेम्स 2023 की महिला 5000 मीटर स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए है हमारा स्वर्ण पदक, ऑप्शन बी है हमारा कांस्य पदक, ऑप्शन सी है हमारा रजत पदक तथा ऑप्शन डी है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है स्वर्ण पदक। जब हम बात करें पारुल चौधरी की, तो इन्होंने वर्ष 2023 के एशियाई खेलों में महिलाओं की 5000 मीटर दौड़ जीतकर स्वर्ण पदक जीतने वाली
स्वर्ण पदक जीतने वाली तीसरी भारतीय ट्रैक एंड फील्ड एथलीट बन गई है। जब हम बात करें दोस्तों ट्रैक और फील्ड में, तो एशियाई खेलों का भारत के लिए यह 2023 का तीसरा स्वर्ण पदक है। इसमें पहले गोला फेंक तजिंदर पाल सिंह ने और पुरुषों की 3000 मीटर दौड़ में अविनाश साबतो ने या संबालो ने यह स्वर्ण पदक जीता है। तो पारुल चौधरी ने एशियन गेम्स 2023 में महिला 5000 मीटर स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया है। अब हम बढ़ते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस गणितज्ञ को वर्ष 2023 शस्त्रा रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जब हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए है हमारा स्टीफन हॉकिंग्स, ऑप्शन बी है टोलेमी, ऑप्शन सी है रुइक्यांग झांग तथा ऑप्शन डी है KR पार्थसारथी। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी रुइक्यांग झांग, जिन्हें उनके गणित में महत्वपूर्ण योगदान के लिए वर्ष 2023 शस्त्रा रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। मैं आपको बता दूं दोस्तों, यह अमेरिका के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर के पद पे हैं। जब हम बात करें शस्त्र रामानुजन पुरस्कार की, तो यह एक सन्मुख कला विज्ञान और तकनीकी और अनुसंधान अकादमी द्वारा हर साल एक युवा गणितज्ञ को दिया जाता है जिसने रामानुजन के हित में उत्कृष्ट कार्य किया हो या इससे संबंधित। साथ ही एक महत्वपूर्ण बात यह बता दूं, इस पुरस्कार के लिए 32 वर्ष की आयु सीमा का निर्धारण किया हुआ है। इसका कारण यह है कि महान गणितज्ञ रामानुजन का एक लंबी बीमारी के चलते 32 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था। यह पुरस्कार वर्ष 2005 में सन्मुगा कला विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं अनुसंधान अकादमी शस्त्र द्वारा स्थापित किया गया था। मैं आपको बता दूं, रामानुजन ने क्वांटम सिद्धांत में स्वायत्त योगदान दिया था और ऐसे ही बहुत ही योगदान इन्होंने गणित में या गणितज्ञ के रूप में दिए थे। जब हम बात करें भारत के महान गणितज्ञ श्री रामानुजन की जयंती, तो 22 दिसंबर को इनकी जयंती के दिन राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। और साथियों, इसके साथ एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये बता देता हूँ कि हाल ही में पिछली यूपीएससी या सिविल सेवा में एक प्रश्न पूछा गया था, द मैं हूं न्यू इन्फिनिटी नामक एक कोयडा फिल्म किसकी जीवनी का आधार है? तो यह रामानुजन की जीवनी पर आधारित एक फिल्म है, द मैं हूं न्यू इन्फिनिटी नामक एक कोयडा फिल्म बनाई गई थी। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में 69वां वन्य जीव सप्ताह का आयोजन कब तक किया जाएगा? ऑप्शन ए है 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर, ऑप्शन बी 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर, ऑप्शन सी है 8 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तथा ऑप्शन डी है हमारा 15 अक्टूबर से 21 अक्टूबर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर। जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं दोस्तों कि राष्ट्रीय प्राणी उद्यान ने संयुक्त राष्ट्रीय विश्व वन्य जीव दिवस 2023 और वन्य जीव संरक्षण के संदर्भ में उत्कृष्ट कार्य के लिए करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित करते हुए वन्य जीव संरक्षण के लिए भागीदारी विषय पर 69वां वन्य जीव सप्ताह के समारोह के रूप में 2 अक्टूबर को शुरुआत की है। जैसा कि हम जानते हैं, वन्य जीव सप्ताह महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर सभी प्राणियों के लिए उनके अहिंसा और करुणा सिद्धांतों का पालन करने के लिए हर वर्ष की भांति इसी वर्ष 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर 2023 का 69वां वन्य जीव सप्ताह मनाया जाएगा। तो बी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। विश्व वन्य जीव दिवस प्रतिवर्ष 3 मार्च को मनाया जाता है, ये भी आप ध्यान रखना। इसी सीरीज का हमारा अगला 5वां प्रश्न है जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो हाल ही में
भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया जाएगा? यहाँ पे बात हो रही है दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा या मूर्ति के बारे में, जो कि भारत के बाहर जिसको अभी हाल ही में अनावरण किया जाएगा। भारत में तो बहुत बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें हैं, तो मैं आपको बता दूं उत्तर है इसका बी ऑप्शन अमेरिका। जानकारी के मुताबिक हम बात करें दोस्तों, तो भारत के संविधान के प्रमुख वास्तुकार बाबा भीमराव अंबेडकर की भारत के बाहर सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण अमेरिका के मैरीलैंड में 14 अक्टूबर को किया जाएगा। मैं आपको जानकारी के लिए यह भी बता दूं दोस्तों कि इसके अनावरण के लिए इस दिन को क्यों चुना है, तो इसके पीछे का कारण यह है दोस्तों कि बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को अपने अनुयायी 3,85,000 लोगों के साथ बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। भारतीय संविधान के निर्माताओं में से एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को अपने 3,85,000 अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार किया और इसी कारण 14 अक्टूबर को अमेरिका में यह दिन चुना है कि इस मूर्ति का अनावरण किया जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में हुए सेफ अंडर 90 फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब निम्न में से किस देश ने जीता है? जब हम ऑप्शन की बात करें तो इसका पहला ऑप्शन है पाकिस्तान, दूसरा ऑप्शन है नेपाल, तीसरा ऑप्शन है भारत तथा चौथा ऑप्शन है मालदीव। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है भारत। जानकारी के मुताबिक हम बात करें तो भारतीय फुटबॉल टीम ने नेपाल की राजधानी काठमांडू में चल रहे सेफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है। जानकारी के लिए यह भी बता दूं दोस्तों कि भारत ने पाकिस्तान टीम को 3-0 से हराया और मुख्य बात तो यह है कि सेफ चैंपियनशिप में युवा वर्ग में भारत का यह 8वां पदक है। इस टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ी गुआगमसर गोयारी ने टूर्नामेंट के शीर्ष स्कोरर और भारतीय गोलकीपर लियोनेल ने सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर के रूप में चुना गया इस प्रतियोगिता में। तो ये भी आप ध्यान रखना साथियों। हाल ही में सेफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला 29 सितंबर को हुआ था, जिसमें पाकिस्तान को भारत ने 3-0 से पराजित किया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में एशियन गेम्स में पुरुषों के 3000 मीटर स्टीपल चेंज में जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? ऑप्शन ए अजय सिंह, ऑप्शन बी गोपाल सैनी, ऑप्शन सी नवीन कुमार तथा ऑप्शन डी अविनाश मुकुंद साबले। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों अविनाश मुकुंद साबले। जानकारी के लिए हम बात करें तो दोस्तों भारत ने हाल ही में एशियन गेम्स 2023 में एथलेटिक्स में अपना पहला स्वर्ण पदक पुरुषों की 3000 मीटर स्टीपल चेंज दौड़ी प्रतियोगिता में जीता है। यह इतिहास रचने वाला भारतीय धावक अविनाश सामले है, जिन्होंने 3000 मीटर की दौड़ 8.19.53 सेकंड में पूरी की। इस स्वर्ण पदक के साथ भारत का एशियाई खेल में 12वां स्वर्ण पदक और ट्रैक और फील्ड अर्थात एथलेटिक्स इवेंट का तीसरा स्वर्ण पदक है। जैसा कि फोटो में दिख रहा है दोस्तों 3000 मीटर की स्टीपल चेज रेस में आज तक किसी भी भारतीय ने स्वर्ण पदक नहीं जीता है। 1951 में अजीत सिंह ने कांस्य पदक, 1954 में कांस्य पदक, 1970 में गुरमीत सिंह ने कांस्य पदक, 1974 में गुरमीत सिंह ने कांस्य पदक, 1978 और 1982 में गोपाल सैनी ने रजत पदक और अभी अविनाश सामले ने स्वर्ण पदक जीता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में मालदीव के निर्वाचित राष्ट्रपति कौन बने हैं? जब हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए है इब्राहिम मोहम्मद सोलेह, ऑप्शन बी मोहम्मद मुइज, ऑप्शन सी आरिफ लतीफ तथा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी मोहम्मद मुइज, जो कि मालदीव के नए राष्ट्रपति होंगे। जानकारी के मुताबिक हम बात करें तो मालदीव ने हाल ही में हुए राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार मोहम्मद मुइज ने लगभग 53% से अधिक वोट हासिल करके जीत हासिल की है। इन्हें इस चुनाव में प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव के उम्मीदवार और भारत के समर्थक मौजूदा राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह को हराया है। कहा जाता है मोहम्मद मुइज चीन के समर्थक हैं और इसके पहले राष्ट्रपति थे इब्राहिम मोहम्मद सोलिह, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थक थे। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारत की कौन सी संस्थान शीर्ष पर है? ऑप्शन ए अन्ना विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी जामिया मिलिया इस्लामिया, ऑप्शन सी भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु तथा ऑप्शन डी महात्मा गांधी विश्वविद्यालय। तो मैं आपको बता दूं इसका सही आंसर है ऑप्शन सी भारतीय विज्ञान संस्था IIC अर्थात इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। ये इस जानकारी के मुताबिक मैं आपको बता दूं दोस्तों, हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन ने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 जारी की है, जिसमें 108 देश और विभिन्न क्षेत्रों के कुल 1904 विश्वविद्यालयों को चुना गया है। इन 1904 विश्वविद्यालय में से लंदन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। अब मैं बात करता हूं कि इन 1904 विश्वविद्यालय में भारत के कुल उन 91 विश्वविद्यालयों को शामिल किया है, जिसमें भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु अर्थात IISc को सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय के रूप में चुना गया है, जिसकी रैंक 200 से 250 के बीच में रखी गई है। इन 91 विश्वविद्यालयों को शामिल करने के पश्चात अब भारत विश्वविद्यालय रैंकिंग में चौथा सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करने वाला देश बना है। जब हम बात करें टॉप 10 संस्थान की, तो अन्ना विश्वविद्यालय दूसरे स्थान पे, जामिया मिलिया इस्लामिया तीसरे स्थान पे, महात्मा गांधी विश्वविद्यालय चौथे स्थान पे, सलीनी यूनिवर्सिटी 5वें स्थान पे, उसके बाद अलगप्पा विश्वविद्यालय, उसके बाद अलीगढ़ विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, भारतीय विश्वविद्यालय और भारतीय IIT गुवाहाटी जो कि 10वीं टॉप रैंकिंग में है। अब भारत विश्वविद्यालय रैंकिंग में चौथा सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करने वाला है। इसी सूची में रिकॉर्ड तोड़ 91 भारतीय संस्थान शामिल है। और इसके बता दूं दोस्तों, एशिया महाद्वीप के सभी देशों में से 737 विश्वविद्यालयों को इस सूची में शामिल किया गया है, जो कि पहले नंबर पे है, अर्थात एशिया महाद्वीप भी इसमें प्रतिनिधित्व करने में पहले स्थान पे आ गया है। तो ये भी क्वेश्चन आप ध्यान रखना, ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज की सीरीज का हमारा अंतिम प्रश्न है, हाल ही में भारत के राजस्व मंत्री नारायण राणे द्वारा खादी और ग्रामोद्यान द्वारा आयोजित खादी महोत्सव को उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए है हमारा कोलकाता, ऑप्शन बी है हमारा मुंबई, ऑप्शन सी है हमारा नई दिल्ली तथा ऑप्शन डी है हमारा बेंगलुरु। तो साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है मुंबई। जानकारी के मुताबिक मैं आपको बता दूं कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की 154वीं जयंती मनाते हुए केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री या राजस्व मंत्री नारायण राणे ने मुंबई में खादी यात्रा का शुभारंभ किया है। साथ ही 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक होने वाली खादी महोत्सव की घोषणा की है। तो ये भी आप याद रखना, खादी महोत्सव का कब मनाया गया, तो 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक यह खादी महोत्सव बनाया गया है। साथ ही दोस्तों, इसी प्रश्न के साथ आज की हमारी क्लास समाप्त होती है, जिसमें हमने एक महत्वपूर्ण टॉपिक और 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में पढ़ा है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों, मैं हर वीडियो में जो भी प्रश्न जोड़ता हूं वो जानकारी के लिए आपको बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले, और इसमें मैं किसी भी प्रकार का गलत जानकारी नहीं देता हूं। तो मिलते हैं हमारे